चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12 से 13 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी प्रश्न बनेंगे सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी छात्र पहली बार इस श्रृंखला के साथ जुड़े हैं आपको बता दूं, इसका तमाम पीडीएफ फाइल आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वहीं पर सारा पीडीएफ मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से जरूर डाउनलोड करें। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग के लिए निर्वाचित किया गया है। तो संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था भारत का चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। वोटिंग प्रक्रिया के बाद भारत का चयन हुआ है, तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछा गया कि यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीतामढ़ी। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष 2023 की बात करें तो 2023 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का ऑनलाइन नामांकन 15 नवंबर 2022 तक आमंत्रित किया गया था और इसी कड़ी में अभी हाल ही में बिहार के सीतामढ़ी जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है। आपको ध्यान रखना ये संबंधित है बिहार के सीतामढ़ी जिले से। इस अवार्ड की बात करें तो यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 17 अप्रैल 2023 को, यहाँ पे से नहीं बल्कि को होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो 17 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में महुआवा पंचायत के मुखिया संजीव भूषण को सम्मानित किया जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। इस तरह के जो बिहार में कोई सम्मान किसी को मिलता है तो ऐसे में इस तरह के प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, ये ध्यान रखेंगे। चूंकि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे पंचायत की, तो ऐसे में एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तिथि यहाँ से ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि बिहार के किस जिले की बेटी टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर अप रही है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इसका जो संबंध है टीना झा का, ये संबंधित है अररिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 का आयोजन अमेरिका के सिएटल शहर में किया गया था और आपको ध्यान रखना इस प्रतियोगिता में बिहार के अररिया जिले के फॉरबिसगंज की बेटी टीना झा फर्स्ट रनर अप रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इस प्रतियोगिता में टीना झा दूसरे स्थान पर रही है। हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो उन्हें मिसेज इंटरनेशनल डायना हेडन ने ताज पहनाकर सम्मानित किया। और अगला पॉइंट है कि इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की मंजू मिश्रा अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में एलिट चुनी गई। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखना, दोनों तथ्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि एक अहम जानकारी यहाँ पर हमने शामिल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मिसेज वर्ल्ड 2022 की बात करें, यहाँ पर पिछले प्रश्न में हमने चर्चा किया मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023, जबकि बात करें मिसेज वर्ल्ड 2022 की तो इनसे संबंधित सारी जानकारी जहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं हमने सम्मिलित किया है। ये सारा जानकारी आपको दिया गया इसी सीरीज के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर पुनः मैं रिवाइज करा दूं कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो आयोजन था इस साल नहीं बल्कि यहाँ पर देखिए सुधार कर लेंगे, ये पिछले साल, तो पिछले साल 2022 में अमेरिका के लॉस वेगस में किया गया था और इसमें जम्मू कश्मीर भारत की सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया। सरगम कौशल जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, आप यहाँ पर इस तस्वीर में इन्हें देख सकते हैं। और एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है कि इसके साथ ही 21 साल बाद किसी भारतीय महिला ने यह खिताब अपने नाम किया है। इस खिताब का नाम है मिसेज वर्ल्ड और 21 साल बाद भारत की झोली में यह आया। पिछली बार जो आया था वर्ष 2001 में लॉस वेगस में ही मिसेज वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था, यह खिताब अदिति गोवित्रीकर ने अपने नाम किया था, जो कि भारत की झोली में डाला था 21 वर्ष पहले।
तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना, दोनों खिताबों के बीच जो अंतर था ये 21 वर्ष का था। आई होप कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने तो आपको सारी बातें याद रहेगी। फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेंगे बीपीएससी मेकर ऐप पर कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सुझाव, कोई भी समाधान चाहिए, कोई भी शिकायत हो, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर है, साथ ही हमें व्हाट्सएप पे भी संपर्क कर सकते हैं, साथ ही हमें ईमेल आईडी पर भी इंस्टेंट संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में 3 से 6 अप्रैल तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किसने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 से पुरस्कार जीता है। इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि अब यहाँ से जितने भी प्रश्न होंगे तकरीबन 22 से 23 प्रश्न है, तो समय के अभाव के कारण हमने इसमें एक्सप्लेनेशन शामिल नहीं किया है। हालांकि यहाँ पर हमने आपको जानकारी पूरा देने का प्रयास किया है। तो 3 से 6 अप्रैल तक अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 से जो पुरस्कार मिला है ये भारत बायोटेक को मिला है। यानी कि हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारत बायोटेक। और अगले प्रश्न पे जाने से पहले आपको बता दूं कि जो कोवैक्सीन थी, कोरोना की जो दवाई थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था। तो ये अगला हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा कि किस भारतीय अमेरिकी को हाल ही में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, जिन्हें कि आप शॉर्ट में आपको ये ध्यान रखना है, शॉर्ट में CR राव, ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों में कंफ्यूजन आपको ना हो, इस वजह से दोनों आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, जिन्हें कि भी हाल ही में, ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, इन्हें भी हाल ही में इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने अपने रेगुलेशन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए रेगुलेटरी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए, यहाँ पर के लिए शब्द छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेंगे, तो सुगम बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो आरबीआई के द्वारा भी हाल ही में प्रभाव नामक एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा किया गया। ऐसे में ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योंकि बात हो रही आरबीआई की, तो आरबीआई से जुड़े हुए कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है। एक बार पुनः यहाँ पर रिवाइज करा दूं कि आरबीआई अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। और यहाँ पर आगे जानकारी है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। आरबीआई से संबंधित एक जानकारी अहम है कि आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये तार का पेड़ और बाघ है। यहाँ पर ये आरबीआई के लोगों में देख सकते हैं। यहाँ से आपके एनटीपीसी जो एग्जाम अभी 2022 में आयोजित हुआ था, वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त आपको ध्यान रखना कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है अर्थात जो इसका मुख्यालय है ये मुंबई में है। और वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है यानी कि 25वें गवर्नर ये हैं शक्तिकांत दास, और वे उर्जित पटेल की जगह पर कार्यरत हैं। इतनी सारी जानकारी आरबीआई से संबंधित आपको ध्यान रखना है। हालांकि चूंकि यहाँ पर बात हुई शक्तिकांत दास की, तो ऐसे में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की बात करें तो इस पुरस्कार के अंतर्गत गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जानकारी दिया कि जो शक्तिकांत दास हैं ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है, यहाँ पर दर्शाया गया है, आप नोट करेंगे। तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास को अभी हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर शक्तिकांत दास को इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह पुरस्कार इन्हें क्यों मिला, ये जानकारी यहाँ पर दिया गया कि उन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के उथल पुथल भरे दौर और यूक्रेन युद्ध के गंभीर प्रभाव के दौरान वित्तीय बाजारों का नेतृत्व करने के लिए दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो बात हो रही थी केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों की, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखना सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जो मिला है ये यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। ये जानकारी अहम है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। शक्तिकांत दास की बात करें तो शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 से 18 को उर्जित पटेल की जगह पर आरबीआई के 25वें गवर्नर बने थे। यानी कि जो उर्जित पटेल हैं ये आरबीआई के 24वें गवर्नर थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी है कि यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने यह अवार्ड जीता है। यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो यह दूसरी बार है जब किसी आरबीआई गवर्नर ने अपने नाम किया है। इससे पहले 2015 में रघुराम राजन ने यह अवार्ड जीता था। ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए कि रघुराम राजन आरबीआई के कौन से गवर्नर है। देखते कितने छात्रों को पता है।
फिलहाल अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो नवीनतम रिपोर्ट जो आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में जो बाघों की संख्या हुई है ये कुल मिला के 3167, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की, जो कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर कई सारी जानकारी आपको याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को पूरे विश्व में बाघ संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बाघ दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह तिथि आपको ध्यान रखना, 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि 29 जुलाई को ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल आपको जानकारी दे दूं कि 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुए बाघ सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जिसमें 13 देशों ने भाग लिया था, जिसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पूरे विश्व में सबसे ज्यादा 2500 बाघ भारत में है। दरअसल ये आंकड़ा, जो ये डेटा यहाँ पर दर्शाया गया है, ये पुराना हो चुका है। नवीनतम डेटा के अनुसार भारत में जो बाघों की संख्या हो चुकी है ये है 3167। जो आधिकारिक जो आंकड़े हैं वो आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत जो किया गया था उस समय जो माने कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, उसी के समय में 7 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी बाघों के संरक्षण के लिए। और उस समय इसके मतलब प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी, इसके अंतर्गत पूरे भारत में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये सारी बातें यहाँ पर जो दर्शाई गई बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ चीजें, कुछ आंकड़े पुराने हो चुके, जैसे कि ये वाला जो आंकड़ा है ये 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो भारत में बाघों की संख्या थी ये थी 2967, लेकिन नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर हो चुकी है 3167। ये ध्यान रखेंगे। और भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ही बाघ पाया जाता है। ये यहां से ध्यान रखना आपको। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 7वां प्रश्न है कि आरबीआई के केवाईसी से जुड़े नियमों का उल्लंघन के मामले में हाल ही में किस बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो केवाईसी से जुड़े हुए नियमों के उल्लंघन के मामले में अभी हाल ही में इंडियन बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते यहां पर अगले 8वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के किस गांव में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम यानी कि VVP शुरू किया है। तो इस गांव का जो नाम है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कीबुथु गांव, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, अभी हाल ही में कीबुथु गांव जो कि अरुणाचल प्रदेश का गांव है, यहीं से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP लॉन्च किया गया है, फिर शुरू किया गया है। उसके बाद हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन यानी कि KSINC ने हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाले टूरिस्ट नाव लॉन्च किया है, जो कि 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है। प्रश्न पूछा गया कि इसका नाम क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा सूर्यांशु इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, सूर्यांशु इसका नाम है, जो कि आपको ध्यान रखना ये केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला टूरिस्ट नाव है। यहाँ आप इसे तस्वीर में देख सकते हैं। अगला यहाँ पे हमारा 10वां प्रश्न हो जाएगा कि कनेक्टिविटी पहलुओं के खोज करने के उद्देश्य से 11 से 12 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश, भारत और किस देश के बीच एक बैठक त्रिपुरा में आयोजित हुआ है। तो अभी हाल ही में भारत, बांग्लादेश और जापान के बीच एक बैठक आयोजित हुआ है कनेक्टिविटी पहलुओं की खोज करने के उद्देश्य से। कहां पर? तो त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप इस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है और साथ साथ सारे प्रश्नों का समग्र विश्लेषण के साथ टेस्ट सीरीज का आपको PDF भी उपलब्ध करा जा रहा है। आप इस कोर्स को जब भी ज्वाइन करेंगे, जो कोर्स आपका बीपीएससी मेकर ऐप पर है 69वीं बीपीएससी वाला, इसी में टेस्ट सीरीज है, तो कोर्स को परचेज करते समय आपको कूपन कोड इस्तेमाल करना है BM100, जिसमें आपको 400 रुपये का भारी डिस्काउंट मिलेगा और आप यहाँ पर आसान कीमत पर इस कोर्स को ज्वाइन करने में सक्षम हो पाएंगे और चीजें आपको बेहतर क्वालिटी का मिलेगा, खास करके प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी पूरा का पूरा पैकेज इसमें मिलेगा। करंट अफेयर्स का जितना भी मटेरियल हमारा तैयार होता है डेली, मंथली, ईयरली, वो सभी इसी में इंक्लूड है, जिसका आप लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बिहार जीके सिलेबस आधारित नोट्स, वो तमाम चीजें इसमें इंक्लूडेड है, तो जरूर इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा।
अब यहाँ पे हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि निम्न में से किस भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने 9 अप्रैल 2023 को ऑरलियंस मास्टर्स 2023 से पुरुष एकल खिताब जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, इनका नाम है प्रियांशु रजावत, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो अभी हाल ही में 9 अप्रैल 2023 को ऑरलियंस मास्टर 2023 से पुरुष एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराजागंज उत्तर प्रदेश। ये पूरे विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है, जिसका निर्माण अभी हाल ही में महाराजागंज या फिर महाराजगंज उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पर हमारा होगा 13वां प्रश्न की आईपीएल 2015, 2017 और 2019 के ऑरेंज कैप विजेता रहे कौन खिलाड़ी हाल ही में आईपीएल में सबसे तेजी से 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। दरअसल इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा डेविड वार्नर, जो कि इस समय 2023 की बात में जो कि आईपीएल का 16वां संस्करण आयोजित हो रहा है, ये दिल्ली कैपिटल का हिस्सा है डेविड वार्नर, जो कि 165 इनिंग में यानी कि कह सकते हैं सबसे तेजी से 6000 रन बनाने वाले आईपीएल खिलाड़ी बने हैं डेविड वार्नर। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 6000 रन बनाने वाले और खिलाड़ियों की, तो 188 इनिंग में विराट कोहली ने 6000 का आंकड़ा पूरा किया, जबकि शिखर धवन की बात करें तो 199 इनिंग में इन्होंने 6000 रन का आंकड़ा पार किया है। तो कुल मिला के अब तक 3 खिलाड़ी हैं जो कि 6000 रन का आंकड़ा पार किए हैं, डेविड वार्नर, विराट कोहली और शिखर धवन। लेकिन बात करें हम यहाँ पर विदेशी बल्लेबाजों की जो कि आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो इसमें डेविड वार्नर का नाम सबसे ऊपर है, और उसके बाद एबी डिविलियर्स और उसके बाद क्रिस गेल। एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका के हैं, जबकि क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज के। अगला यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर हाल ही में कर्नाटक में कहां अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया है। तो 50 वर्ष पूरा हुआ अभी हाल ही में प्रोजेक्ट टाइगर का। हमने थोड़ी देर पहले प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आपको जानकारी दिया कि इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी, और अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है। और आपको पूछा गया प्रश्न ये कहां पर इसकी शुरुआत की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर में इसकी शुरुआत की गई। ये ध्यान रखना आपको, मैसूर में इसका शुरुआत किया गया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की। अगला 15वां प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2023 में किस राज्य की विधानसभा ने अनाथों के कल्याण के लिए बिल पारित किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अनाथ बच्चों के लिए या फिर अनाथों के कल्याण के लिए एक बिल पारित किया है। ऐसे में ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के डोंगरी संस्करण का कौन सा एडिशन हाल ही में जारी किया है। ये बहुत ज्यादा खबरों में है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका ये पहला संस्करण है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू को इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि मुंबई, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया दिसंबर 2022 के बाद हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कुमारकोम में 6 से 9 अप्रैल तक आयोजित किया गया। बताएं कि इसका संबंध किस राज्य से, यानी कि कुमारकोम में जो अभी हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आयोजित हुई, इसका संबंध किस राज्य से है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध है केरल से। यानी कि आपको ध्यान रखना है ये G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक आयोजित हुई है ये कहां पर हुई, तो केरल के कुमारकोम में, जबकि जो पहली बैठक थी ये दिसंबर 2022 में मुंबई में आयोजित हुई थी। ये ध्यान रखना आपको। अगला 18वां प्रश्न की हाल ही में अप्रैल 2023 में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया है। ये अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम है प्रस्थान, इसका आयोजन कहां किया गया। राइट आंसर होगा मुंबई में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला 19वां प्रश्न है कि हाल ही में आई मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार चीन की करेंसी युआन ने पहली बार किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर की जगह ली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस। हालांकि इस प्रश्न के बारे में विस्तार से हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये ध्यान रखें, चीन की करेंसी युआन है, ये पहली बार यहाँ के रूस की जो मतलब रूस में सबसे अधिक कारोबार के रूप में मुद्रा का प्रयोग करने वाले डॉलर का मुकाबला कर लिया है, यानी कि उसका जगह ले लिया है। तो ऐसे में ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वही देश का नाम पूछा जा रहा था, तो रूस इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 20वें प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई फाइटर जेट में करीब 30 मिनट तक उड़ान भरी है। बताएं कि इस एयरक्राफ्ट को किसने उड़ाया।
तो राइट आंसर होगा कैप्टन नवीन कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने इस विमान को या फिर इस एयरक्राफ्ट को उड़ाया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद को तिरुपति से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बताएं कि वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि तेलंगाना में पिछले 3 महीने में 2 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया। अब यहां पर वंदे भारत ट्रेन के बारे में पूछा गया, इसका पुराना नाम क्या है। तो राइट आंसर होगा ट्रेन 18, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था ये 2018 में हुआ था, जिस वजह से इस ट्रेन को नाम दिया गया ट्रेन 18। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बाद में इसका नाम परिवर्तित करते हुए इसे नया नाम दिया गया वंदे भारत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बनारसी लंगड़ा आम, बनारसी पान, रामनगर के भंटा यानी कि सफेद बड़ा गोल बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला। ये चारों विकल्प यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बिहार के उत्पादों को जो जीआई टैग मिला है वो कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया है। बिहार के उत्पादों में अगर हम बात करें सिलाव खाजा, जो खाद्य उत्पाद श्रेणी में पहली बार सिलाव खाजा को जीआई टैग दिया गया। सुजनी कढ़ाई हस्तकला के क्षेत्र में, सिक्की ग्रास हस्तकला के क्षेत्र में, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक यानी कि खटवा भागलपुरी शिल्क, ये सभी हस्तकला के क्षेत्र में बिहार से संबंधित हैं जो कि जीआई टैग प्राप्त हैं। जबकि कृषि उत्पादों की बात करें तो शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान और मिथिला मखाना, ये सभी कृषि उत्पाद हैं जो कि जीआई टैग प्राप्त हैं बिहार से। जबकि हाल ही में 2023 में मरचा चावल को, जो कि पश्चिम चंपारण से संबंधित है, इसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। ये भी एक कृषि उत्पाद है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। हालांकि जीआई टैग के बारे में भी कई सारी जानकारी हमने आपको दिया था। किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है ये 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। बहुत सारी जानकारी है जो कि समय समय पे हमने आपको बताया है। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज की इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया है। कमेंट कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एकदम से डिटेल में हम चीज़ों को रखने वाले हैं। आज थोड़ा सा समय का अभाव था जिस वजह से यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन को शामिल नहीं किया। चलिए इसके लिए हमें खेद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।